नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो पोस्ट है बहुत ही जल्दी आउट होने वाली है। ऐसा आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक जो न्यूज़ है वो आउट हुई थी। और ये जो पोस्ट है आपकी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होगी, लगभग 900 के अराउंड ये पोस्ट रहने वाली है। सो हमारी तरफ से, गोयला क्लासेस की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम हर रोज़ आपके लिए जो 5 क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हम आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। और जल्द ही हमारा जो कोर्स है वो भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम प्राइमरीली जो हमारा फोकस रहेगा वो RAS प्रीलिम्स के ऊपर रहेगा स्टार्टिंग में। सो आप लोगों को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आपका एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट होगी, एडमिट कार्ड आएंगे या फिर जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा, वो सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, द अकरेंस ऑफ द शैलो फोकस अर्थक्वेक इन द हिमालयन रीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट 1 है आपकी, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट दैट कंटिन्यूस मूव्स टिल द डेट, जो आज तक मूव कर रही है। या फिर जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन द इंडियन ओशन दैट रेजेज इट्स सी लेवल एंड कॉजेज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये दो स्टेटमेंट दी गई है। अगर इसे हिंदी में पढ़े तो, हिमालय क्षेत्र में उथले फोकस मतलब कि एक ऐसा अर्थक्वेक जो कि शैलो है, शैलो इन द सेंस जो ऊपर ऊपर ही देखने को मिलता है। बहुत शैलो का मतलब होता है जो चीज़ बहुत गहराई में ना हो, ऊपर ऊपर ही हो। तो ऐसे भूकंप जो बिल्कुल सतह के ऊपर आसपास बन रहे हैं उनको शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। ये भूकंपों की जो घटना होती है इसका रीजन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो कहती है कि भारतीय जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ आपस में टकरा रही है। दोनों महाद्वीप प्लेट है। दो तरह की प्लेट्स होती हैं आपकी, एक ओशियानिक प्लेट होती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। मतलब एक समुद्री है और एक आपकी जो द्वीप की, महाद्वीप की जो प्लेट है वो है। तो क्या ये जो शैलो अर्थक्वेक हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं, ये जो दो प्लेट्स आपकी टकरा रही हैं, यूरेशियन और आपकी जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से, अभिसरण की वजह से ये देखने को मिलता है। और ये प्लेट जो है अभी तक चल रही है, मतलब ये लाखों सालों से कंटिन्यूसली एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और अभी भी ये मूवमेंट चल रही है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट बढ़ रही है, या फिर जो दूसरी तरह के जो माउंटेन है वहाँ पर उनकी भी हाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। पहली स्टेटमेंट आपकी ये थी कि इन दो प्लेट्स के टकराने की वजह से भूकंप आते हैं। या फिर दूसरी स्टेटमेंट आपकी कहती है कि हिंद महासागर में जो फैलने वाली समुद्री तली, इसका मतलब क्या होता है, जो समुद्र होता है उसमें दो एरियाज होते हैं। एक तो सी सरफेस हम जिसको कहते हैं कि समुद्र के सतह, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है जो हमें नजर आता है, जहां पर बोट जो है वह तैरती हैं। और उसके अलावा होता है समुद्र का तल, जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, समुद्र का बेस है, जहां पर सारा पानी जो खाया टिका हुआ है जिसके ऊपर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि समुद्र का जो तल है वो फैलता है, ठीक है, और उस तल के फैलने की वजह से जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे भूकंप है वो देखने को मिलते हैं हिमालयन रीजन में। तो ये दो स्टेटमेंट दी गई थी। अब इसके जो ऑप्शंस है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए ओनली वन स्टेटमेंट, या फिर ऑप्शन बी जो आपका है ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ट्रू है, या फिर डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। जो उनमें से ऊपर वाली है दोनों में कोई भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है हमारा कि जो हिमालयन रीजन है, मतलब कि अगर मैं स्टेट्स के नाम लूं तो आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उसका सिक्किम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद जो मणिपुर, मेघालय, ये सारे स्टेट्स क्या हैं, हिमालयन स्टेट्स है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की रेंज है, हिमालयन रेंज है। तो इन एरियाज में भूकंप काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसका रीजन जो है वो पूछा गया है, उसकी वजह क्या है। तो स्टेटमेंट 1 जो कह रही है कि दो प्लेट्स हैं, जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपकी कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, वो आपस में टकरा रही हैं इस तरह से, उस वजह से भूकंप आ रहे हैं। या फिर सेकंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है, ज्योग्राफी के अंदर एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब कि जो समुद्र है वो नीचे से फैल रहा है, बढ़ रहा है।
और उसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो तेज होता है, और उस पानी के बहाव के तेज होने की वजह से भूकंप आ रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट थी। अब एक ध्यान दीजिएगा इस पिक्चर के ऊपर। देखिए ये जो रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाला जितना भी हिस्सा है इस रेड लाइन के अंदर आ रहा है, ये सारा क्या है, इंडियन प्लेट का पार्ट है। हमारे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन है वो सारी जमीन क्या है, कई प्लेट्स में डिवाइडेड है। प्लेट्स में डिवाइडेड का मतलब क्या है कि आप इस तरह से मान के चलिए कि जिस तरह से आप क्या करेंगे कि एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक पीस लेंगे, वुडन का एक पीस लेंगे, उसको आप क्या करेंगे, किसी एक बड़े तालाब में फेंक देंगे, ठीक है। और वो जो वुडन का पीस होगा वो क्या होगा, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा होगा उस डायरेक्शन में वो भी चलना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सेम उसी ही साइज का एक दूसरा वुडन पीस लेंगे, लेकिन उसको 3-4 पार्ट में काट देंगे और फिर पानी में रखेंगे। फिर आप क्या देखेंगे कि वो जो सारे पीसेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो जिस तरह से ये मूवमेंट हुई, सेम उसी तरह से हमारी अर्थ जो है वो अलग अलग पीसेज में, उसकी जो लेयर है लिथोस्फेयर या फिर क्रस्ट की बात करें जिसपे ह्यूमंस हैं, उनके घर होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, माउंटेन्स है, ये सारी चीजें क्या है, क्रस्ट है। तो क्या ये जो सारी चीजें हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, जिस तरह मैंने आपको तालाब वाला एग्जाम्पल दिया। अब ये जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं इनको हमने प्लेट्स नाम दे दिया। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये इंडियन प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, एक अलग हिस्सा है जो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको अरेबियन प्लेट देखने को मिलेगी, ऊपर आपको जो है यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी। तो ये प्लेट्स अलग अलग, इनको हमने नाम दे दिए हैं। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो मेजर प्लेट्स की अगर बात करें तो मेजर प्लेट्स वही हैं जो आज आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, या फिर यूरेशियन प्लेट है। अगर स्मॉल प्लेट्स की बात कर दी जाए जो उससे छोटी है, तो आप जैसे इंडियन प्लेट का मैं बात करूं तो इंडियन प्लेट हिस्सा है किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अगर हम छोटा करके देखेंगे एक पार्ट में, मतलब उसका एक हिस्सा काट के देखेंगे, तो इंडियन प्लेट अलग निकलेगी, आपकी अरेबियन प्लेट अलग निकलेगी, और ये जो सुंडा प्लेट है ये अलग निकलेगी। अब देखिए हिमालयन रीजन में ये प्लेट्स अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो हिमालयन रीजन में जो भूकंप है या फिर अर्थक्वेक है वो क्यों आता है, उसका रीजन ये है कि ये जो इंडियन प्लेट है ना ये ऊपर की तरफ को मूव कर रही है, ये प्लेट ऊपर की तरफ को मूव कर रही है, और ऊपर वाली जो प्लेट है जिसका नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट, ये यहाँ पर स्टेगनेंट खड़ी हुई है, ठीक है, इस जगह पर खड़ी हुई है। तो ये दोनों प्लेट्स आपस में मूव करती हैं, और जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो दो, मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, अगर दोनों प्लेट्स आपस में टकराएगी तो क्या होगा, उनमें से कोई एक प्लेट ऊपर की तरफ उठेगी और एक दूसरी नीचे की तरफ जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग होती है। जब दो गाड़ियां आपस में टकराती है तो क्या होगा, दोनों ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि दोनों एकदम से प्रेशर लगता है तो ऊपर की तरफ उठेगी। सेम उसी तरह से माउंटेन बिल्डिंग हो रही है। अब ये जो दो प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, इनसे कॉन्टिन्यूसली माउंटेन बिल्डिंग हो रही है। जो आपके हिमालयस बने हैं, 3 रेंजेस हैं, माउंट एवरेस्ट है, जितने भी पहाड़ हैं, ये सारे इन प्लेट्स के टकराने की वजह से ही बने हैं। और ये प्लेट्स एकदम से नहीं टकराते हैं, इनकी जो स्पीड है बहुत स्लो है, हम उससे जो ऐसे चेक भी नहीं कर सकते, कैलकुलेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो ये जो स्पीड है काफी स्लो है। लेकिन मान लीजिए कंटिन्यूसली इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। अब ये प्रेशर कंटिन्यूसली बिल्ड होता रहता है। अगर इन केस जो प्रेशर है वो एकदम से रिलीज हो, मतलब दोनों प्लेट आपस में टकरा रही हैं और उस वजह से क्या है, प्रेशर एकदम से अगर रिलीज हो, तो उस केस में जो वो प्रेशर रिलीज होता है जमीन के अंदर, उस वजह से एनर्जी जो रिलीज होती है, ये जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिलते हैं, जब एकदम से सडन एनर्जी जो रिलीज होती है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट बनती है कि जो दो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस प्लेट हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स, ये आपस में टकरा रही हैं, इसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो वो आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के ऊपर है कि जो इंडियन ओशन है वो आपका फैल रहा है तल से, और उसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, और पानी के लेवल की वजह से आपके भूकंप आ रहे हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल इररिलेवेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा कि हिमालयन रीजन में भूकंप क्यों आ रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट सिर्फ 1 करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सवाल है आपका, यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड हंगुल, जो कि कश्मीरी स्टैग है, इन विच ऑफ दिस प्रोटेक्टेड एरियाज। ऑप्शन ए दिचिगम नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेमिस नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन सी नंदा देवी नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन डी गुगामल नेशनल पार्क। अगर हिंदी में इस सवाल को देखें, आपको इनमें से किस सुरक्षित क्षेत्र में जो है
हंगूल जो कि एक कश्मीरी बारहसिंगा है, मिलने की सबसे अधिक संभावना है या फिर सबसे ज्यादा चांसेस है कि वहां पर मिलेगा या फिर उस जगह के लिए पॉपुलर है। तो सवाल को एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कश्मीरी बारहसिंगा जिसको हंगूल कहा जाता है, ये आपको इनमें से कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा मिलने के चांसेस देखने को मिलते हैं? सो ऑप्शन ए दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो आपका नेशनल पार्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दाचिगम नेशनल पार्क, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर वाला हिस्सा है उसके पास आपका दाचिगम नेशनल पार्क है, और ये है वो बारहसिंगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये नेशनल पार्क जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर जो शिकार होता है या फिर दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज होती है फॉरेस्ट से, वो सब रिस्ट्रिक्टेड होती है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है ताकि ये जो इस तरह के एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ये सब चीजें होती हैं। सो ये जो दाचिगम नेशनल पार्क है ये आपका जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। अगर बी की बात करें हेमिस नेशनल पार्क, तो ये आपका लद्दाख वाला जो रीजन है यहाँ जैसे लगभग ये आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, जो हेमिस नेशनल पार्क है वो आपका लद्दाख वाले इस रीजन में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर बात करें जो सी ऑप्शन है नंदा देवी नेशनल पार्क, वो आपका कहाँ पर है? वो आपका उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है। और जो लास्ट जिसका नाम है गुगामल नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास ये आपका गुगामल नेशनल पार्क है। तो ये जो बारहसिंगा है ये कश्मीर की ब्यूटी है। आपने बहुत सारे इमेज या फिर मूवीज में भी देखने को मिला होगा, जिसको हम हंगुल के नाम से भी जानते हैं, जो आपका क्या है इंपॉर्टेंट एक स्पीशीज है जो कश्मीर के दाचिगम नेशनल पार्क जो है वहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कोपेन क्लासिफिकेशन के ऊपर है। द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम कैटेगराइजेस क्लाइमेट जोन थ्रू आउट द वर्ल्ड यूजिंग विच ऑफ दिस प्राइमरी बेसिस। तो कोपेन क्लासिफिकेशन क्या है कि एक हमारे वो थे क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था व्लादिमीर कोपेन। ये आपका क्या किया था, इन्होंने वर्ल्ड के जितने भी एरियाज हैं जो कि क्लाइमेटिक जोन, जैसे आप देखते हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे क्या है, बहुत सारी तरह के वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जितना भी इक्वेटोरियल एरिया है, मतलब 0 डिग्री के आसपास वाला जितना भी हिस्सा है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि सदाबहार पेड़ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि लंबे हैं बहुत ज़्यादा, और झाड़ियाँ बहुत सारी हैं, मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, स्पीसीज बहुत तरह की देखने को मिलती हैं आपको, प्लांट्स की, फ्लोरा की, फोना की। और उसके बाद जैसे ही आप ट्रॉपिकल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद जैसे ही आप ट्रॉपिकल एरिया से टेम्परेट एरिया की तरफ को मूव करेंगे, वहाँ पर वेजिटेशन और कम हो जाती है और अलग तरह की आपकी वेजिटेशन देखने को मिलती है, जैसे कि वहाँ पे चीड़ के पेड़, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद आप ट्रॉपिकल एरिया से सब पोलर एरिया, फिर पोलर एरिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल कम हो जाती है, पेड़ जो हैं छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सनलाइट नहीं है। ये जो कोपेन थे इन्होंने इस तरह से क्लासीफाई किया है कि कौन सा हिस्सा जो है अर्थ का वो किस क्लाइमेटिक जोन्स में आता है, इन्होंने अपने आप से नाम दिए हैं। जैसे कि कोपेन क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं, अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं समझा सकता, बट हाँ यूं देख लीजिए कि उन्होंने इस तरह से अल्फाबेट यूज किए हैं, ABCD कैपिटल में, उसके बाद आपका स्मॉल में भी यूज किए हैं। और ये जो अल्फाबेट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कहीं पर लिख रखा है A कैपिटल और उसके साथ में C जो स्मॉल लिख रखा है, तो वो एक अलग क्लाइमेटिक जोन को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर बारिश ज्यादा होती है, गर्मियों में बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है। ये सब चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया बेसिक आइडिया कि कोपेन क्लासिफिकेशन का क्या था। जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि वर्ल्ड के जितने भी कोपेन क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी थ्रू आउट जो जोन है वो बनाए हैं, उन्होंने किस बेसिस पर बनाए हैं कोपेन ने। ऑप्शन ए है आपका लोकल वेजिटेशन, ऑप्शन बी है सनशाइन आवर्स, या फिर ऑप्शन सी है एयर प्रेशर, या फिर ऑप्शन डी है विंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हिंदी में बात करें आपका क्वेश्चन है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली जिसका उपयोग करके दुनिया भर के जलवायु क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है, वो जो प्रणाली है उसका आधार क्या है। तो कोपेन जलवायु जो वर्गीकरण की प्रणाली है उसका आधार क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है आपका स्थानीय वनस्पति वेजिटेशन जो है वो, या फिर ऑप्शन बी की बात करें धूप के घंटे, मतलब कि सनशाइन, कितनी देर धूप जो है वो पड़ रही है उसके जो आवर्स है वो, या फिर ऑप्शन सी की बात करें वायुदाब एयर प्रेशर, या ऑप्शन डी की बात करें
पवन वितरण की जो विंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है। तो देखिए पहले इमेज से हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके, जैसे मैंने आपको बताया, कोपन क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, अल्फाबेट यूज किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए एफ, ए कैपिटल है, एफ स्मॉल है। उसके बाद बी डब्ल्यू एच, बी और डब्ल्यू जो है वो कैपिटल है, एच जो है वो स्मॉल है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बी डब्ल्यू एच की अगर मैं बात करूं, बी डब्ल्यू एच ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा एरिड एरिया, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिड एरिया जहां पर वेजिटेशन जो बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है, ड्राई सीजन है, बारिश भी बहुत कम होती है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर थार डेजर्ट के आसपास वाला एरिया जो है वो बी डब्ल्यू एच में आता है। तो ये इस तरह की क्लासिफिकेशन की गई है। सो इसकी जो राइट आंसर है हम उसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकल वेजिटेशन, कि किस जगह पर किस तरह की वनस्पति है, ये कोपन क्लासिफिकेशन का आधार है। इस बेसिस पे उन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन की है। अब देखिए इसका जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, इसका भी डायरेक्ट रिलेशन बनता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर मैं एक लाइन में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो कोपन क्लासिफिकेशन दो चीजों पे अहमियत देती है, पहला आपका टेम्परेचर, दूसरा वेजिटेशन। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में वेजिटेशन या टेम्परेचर मेंशन किया होगा कोई भी चीज तो आप उसको कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर अगर इस सवाल की बात करें तो लोकल वेजिटेशन इसका राइट आंसर है। आगे अगर बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दी 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन देयर पॉल्यूशन पोटेंशियल released by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which of these industry come under orange category? Option A, coal washeries, option B, paints, sugar industry, thermal power plants। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं। उद्योगों के लिए उनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर 4 रंग वर्गीकरण योजना पर आधारित केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी इनमें से कौन सा उद्योग नारंगी क्षेत्र में आता है? तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी एनवायरनमेंट है एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट है, इन्होंने 2016 के अंदर एक प्रणाली जो थी वर्गीकरण की प्रणाली उसको लॉन्च किया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा गया था कि 4 कलर रिप्रेजेंट करेंगे। उन 4 कलर्स में जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ये कलर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री क्या है, कितना पोल्यूशन कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि अगर बात करें पेपर मेकिंग की जो इंडस्ट्री होती है, बहुत ज्यादा धुआं उसमें से निकलता है। उसके बाद आपका जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, या फिर कुछ और इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है जहां पर धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको हमने रेड कैटेगरी में रख दिया। उसके बाद ऑरेंज कैटेगरी में उन इंडस्ट्रीज को रखा जो कि थोड़ा सा पोल्यूशन तो करती हैं लेकिन थोड़ा कम करती हैं। उसके बाद हमने व्हाइट कैटेगरी में रख दिया, ग्रीन कैटेगरी में रख दिया जो कि मिनिमम पोल्यूशन करती हैं। तो सवाल हमारा ये है कि ये जो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑरेंज कैटेगरी के अंदर आता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, कोल वॉशरीज, पेंट एंड शुगर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स। ये चारों ऑप्शन जो है, ये चारों इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती हैं, बट हाँ ये रेड में नहीं आती, ये ऑरेंज में आती है, रेड से एक लेवल ऊपर। तो पोल्यूशन है लेकिन सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज में से ये नहीं है, लेकिन हाँ पोल्यूशन अच्छा खासा करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर अगले सवाल की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज कोरल ब्लीचिंग? ऑप्शन ए है इंक्रीज सोलर इरेडियंस, उसके बाद ऑप्शन बी है चेंजेस इन द वाटर केमिस्ट्री, सी है इंक्रीज सेडिमेंटेशन, या ऑप्शन डी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हिंदी में इस सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा विरजनन का जो कारण है वो बनता है? सौर विकिरण में वृद्धि, जल रसायन में परिवर्तन, अवसादन में वृद्धि, या फिर जीवाणु संक्रमण। देखिए अब पहले समझते हैं कि कोरल ब्लीचिंग होता क्या है। कोरल क्या होते हैं, आपका जो समुद्र है उसके अंदर आपको इस तरह की जो एक तरह की झाड़ियां आप देखेंगे, आपको नजर आएंगे। सो यही वाला जो चीजें हैं, अगर आप जाएंगे ये देखेंगे इस ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर, तो ये अलग अलग कलर में नजर आते हैं, ग्रीन में, रेड में, ऑरेंज में, बड़े सुंदर ये नजर आते हैं। ये कोरल क्या है, ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं जो समुद्र के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं।
अब ये क्या करते हैं, अगर ये आपके बिल्कुल मल्टीपल कलर में आपको नजर आ रहे हैं ओशन के अंदर, तो उससे उस ओशन की हेल्थ पता लगती है, मैराइन इकोसिस्टम की हेल्थ पता लगती है। अगर ये डिफरेंट कलर्स में है, इसका मतलब अच्छा खासा है ओशन, मैराइन इकोसिस्टम अच्छा खासा है। लेकिन अगर ये आपको बिल्कुल व्हाइट कलर या फिर बिल्कुल ब्लैक कलर में नजर आने लग जाए, तो इसका मतलब है ये कोरल जो है वो मर रहे हैं या फिर ब्लीच कर रहे हैं। उसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, जब ये मरते हैं, डाई हो रहे होते हैं। अब इनके मरने का रीजन क्या है, ये क्यों डाई करते हैं, तो उसके ऊपर कई सारे रीजन है, फैक्टर हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ऑप्शन ए, इंक्रीज सोलर इरेडियंस, इसका मतलब होता है कि जब सूर्य की रोशनी काफी तेज हो जाए, तो ये कोरल रीफ्स जो होते हैं, कोरल ब्लीचिंग कैसे होती है, या तो सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि इनको एक अराउंड 26 के अराउंड टेम्परेचर चाहिए होता है, 26-27 के अराउंड टेम्परेचर मिलेगा तो ये ठीक है। अगर इससे ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तो ये कोरल जो है वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है बिल्कुल। ऑप्शन बी की अगर बात, सेकंड की बात करें, चेंजेस इन दी वाटर केमिस्ट्री, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है कोरल ब्लीचिंग का, कि नदियों के थ्रू जो कंटेमिनेटेड वाटर आता है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो अपना केमिकल क्या है रिवर्स में डाल देती हैं, कैनाल्स में डाल देती हैं, तो उन रिवर्स के थ्रू वो केमिकल मिक्स होके जो वाटर है ओशन के अंदर आता है। तो केमिस्ट्री में भी अगर चेंज आता है, तो केमिकली काफी ज्यादा जो वाटर है वो चेंज हो जाए ओशंस का, तो उस वजह से भी ये जो कोरल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन बी भी इसका सही है। इंक्रीज सेडिमेंटेशन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये भी रीजन हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये प्राइमरी रीजन नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, ये आपके सेकेंडरी रीजन बनेंगे कि इन सब चीजों के इंक्रीज होने की वजह से। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क होगा, देखिए कि ये सोलर रेडियंस और चेंज इन वाटर केमिस्ट्री, ये होने की वजह से फिर आपका सेडिमेंटेशन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सेकंड रीजन बनते हैं। लेकिन प्राइमरी रीजंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ही है आपका जो प्राइमरी रीजन बनते हैं कोरल ब्लीचिंग का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ये जो है इसके राइट आंसर हैं। और इस तरह से आपको कोरल ब्लीच जो है वो नजर आएगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो। हमारा जो ये इनिशिएटिव है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे। जो हमारा कोर्स होगा उसके अंदर कंप्लीटली आरएएस को फोकस करते हुए पूरा कंप्लीट जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है, जो कि जल्द लॉन्च होने वाला है। उसमें आपका बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। किस तरह से आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।